हेलो बच्चों, स्वागत है आज आपका फिर से। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। हमने इससे पहले उपनिवेशिक आक्रमण के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हमने देखा किस तरह से यूरोप की बहुत सी शक्तियां अपने साम्राज्यिक अपने आर्थिक विकास के लिए अन्य देशों का रुख कर रही हैं। इसमें भारत भी शामिल था। भारत में अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाल और नए जाने कितने यूरोपीय ताकतें आई, केवल और केवल व्यापार के उद्देश्य से। लेकिन ये उनके उद्देश्य व्यापार तक सीमित नहीं थे। यहाँ के संसाधन, यहाँ की संपन्नता उनको आकर्षित करके लाई थी। यहाँ की इन सभी चीजों का वो दोहन करना चाहते थे। दोहन कैसे होगा? केवल व्यापार से। कुछ हद तक व्यापार से उनके यहाँ संपन्नता आएगी, लेकिन यदि वे यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियां भी प्राप्त कर ले तो हो सकता है उनके जो प्रफुल्लता, उनकी संपन्नता आने में अधिक आसानी और अधिक कम समय लगेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं किस तरह से फ्रांस और इंग्लैंड, इन दोनों में भारत की राजनीति को लेकर, यहाँ पर अपने पैर पसारने को लेकर संघर्ष चल रहा था। इसी के बीच कर्नाटक का युद्ध हुआ इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इसमें इंग्लैंड विजयी रहा। क्या कारण थे इसके बारे में हमने जाना कि अनुशासन की कमी, समन्वय की कमी, मौके पर फ्रांस के जो प्रतिनिधि थे भारत में उनको अपने देश में बुला लेना, और न जाने बहुत सी बातें थी, जिसमें प्राइवेट कंपनी का, इंग्लैंड की प्राइवेट कंपनी का होना, बल्कि फ्रांस की सरकारी कंपनी का भारत में होना। अब सरकारी कंपनी को निर्णय लेने के लिए हर बार फ्रांस की ओर मुंह करना पड़ रहा था, लेकिन जो इंग्लैंड की निजी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी, वो अपने फैसले खुद ले रही थी, मौके पर ले रही थी। इसके लिए उनको इस युद्ध में जीतना आसान था और इसी से अंग्रेजों के भारत में पैर पसारने की राह खुल गई। अब आज हम इसी के बारे में और जानेंगे। देखिए बच्चों, किसी भी युद्ध से पहले या किसी भी प्रभुत्व से पहले या अंग्रेज भारत में अपने पैर पसार रहे हैं, क्यों पसार रहे हैं, तो उस समय के हालात जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम यही जानेंगे अपने इस अध्याय में 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति और आक्रमण। 18वीं शताब्दी में भारत स्थिति व विदेशी आक्रमण। देखिए बच्चों, यदि अपने भारत देश की, किसी भी देश की स्थिति कमजोर होगी, राजनीतिक स्थिति कमजोर होगी, तो बाहर के बंदे को स्वाभाविक सी बात है कि आक्रमण करने में ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा ही भारत के साथ हुआ। तो जानते हैं कि क्या उस समय की स्थितियां थी। सबसे पहले अपने बात करेंगे मुगलों। देखो बच्चों, अगर अपनी बात करें 17वीं शताब्दी तक, यानी कि औरंगजेब की मौत से पहले तक, पूरे भारत में एक छत्र राज था। अगर एक छत्र राज पूरे भारत में कहें तो शायद कुछ ज्यादा हो जाएगा, लेकिन भारत के अधिकतर हिस्से में औरंगजेब या मुगल वंश का दबदबा था। जितने भी और हिंदू या कुछ मुगल या कुछ मुस्लिम या जो भी राजा थे, वो या तो सीधे ही अकबर के नीचे थे, उसके गवर्नर थे, या उन्होंने अकबर या मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर रही थी, उसी के साथ उसी के नीचे चल रहे थे। अगर मुगल चाहते तो किसी बंगाल के राजा का ट्रांसफर अवध में कर देते, किसी अवध के राजा का ट्रांसफर अफगानिस्तान में कर देते, या वहां पर उनको कुछ अभियानों के लिए, कुछ सैन्य प्रशिक्षण के लिए या सैन्य कार्यवाहियों के लिए भेज देते थे। यही सिलसिला चल रहा था। एक सामान्य सी बात बच्चों की, औरंगजेब के आने से पहले जितने भी मुगल थे, जितने भी मुस्लिम तो बच्चों एक वाइड कैटेगरी है, मुगल उनमें से एक कैटेगरी को अपने निकाल लिया। मुगल एक स्थान विशेष के थे। तो जितने भी मुगल थे ना, वो सहिष्णु थे, वो सहन शक्ति वाले थे, वो धार्मिक तौर से भी सहिष्णु थे। किसी पर भी उन्होंने अपने मुस्लिम धर्म को थोपा नहीं, तो हार्द की नीति अपनाई। ठीक है ना। इसी के कारण जो जितने भी राजा थे अकबर के समय, वो अपने अंतर्मन से अकबर के साथ थे। हालांकि कुछ ऊपर ऊपर से भी साथ थे, लेकिन अधिकतर में स्वामी भक्ति देखने को मिल रही थी।
ठीक है ना। संघर्ष भी हुए, हमने महाराणा प्रताप को भी देखा, हमने कुंभा को भी देखा, हमने और बहुतों को देखा जो अपनी स्वामी भक्ति के लिए जाने जाते हैं। हमने मारवाड़ के कुछ ऐसे राजाओं के बारे में भी जाना जिन्होंने, जैसे मालदेव, जिन्होंने अकबर की भांति प्रतिरोध किया। चंद्रसेन, जिसको मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। लेकिन जब हम पूरे भारत की स्थिति की बात करते हैं तो अकबर सर्वोच्चता पर था। अधिकतर राजपूत या अधिकतर हिंदू राजा या भारतीय राजा उनकी अधीनता को स्वीकार कर चुके थे। लेकिन फिर आया औरंगजेब का दौर। औरंगजेब का दौर मुगल साम्राज्य का अंतिम दौर माना जाता है, जब वो खुशहाल था, जब उसकी प्रोस्पेरिटी, उसकी संपन्नता अपने चरम पर थी। तो क्या किया था ऐसा औरंगजेब ने? औरंगजेब अकबर के विपरीत धार्मिक सहिष्णु नहीं था। धार्मिक कट्टरवाद और नस्ल भेद उसमें स्पष्ट झलक रहा था। हर किसी को मुस्लिम बनाने पर तुला था, अपनी विचारधारा को किसी पर थोपने पर तुला था। सहन शक्ति की बिल्कुल कमी थी उसमें, ठीक है ना। इसी के कारण जो अधिकतर उस समय में राजा थे वो अपने अंतर मन में उसके साथ नहीं थे। छोटे छोटे बच्चों का कत्लेआम करना, महिलाओं को विधवा कर देना, उनके साथ घिनौने कृत्य करना, इस तरह के काम उस समय आम हो चुके थे। यानी कि कहने को तो एक राजा था, लेकिन उस राज्य में इतने बुरे काम हो रहे थे कि एक राज्य का जो काम है शांति सुरक्षा प्रदान करना, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया था। देखिए, पड़ोसी क्षेत्रों से तो उनको सुरक्षा थी, लेकिन जो उन्हीं के अंदर अपराध चल रहे हैं, राज्य के अंदर जो दुर्दशा है, उस पर औरंगजेब का कुछ नियंत्रण नहीं था। नियंत्रण था नहीं या करना नहीं चाहता था, जो भी अपने इसको कह दे। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद पूरा भारत बंट गया। देखिए, कहने को मुगल साम्राज्य था, लेकिन जो छोटे छोटे और प्रदेशों के लोग थे वो अपने आप को बस स्वतंत्र मानने लगे थे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उन्होंने कह दिया उनके ऊपर कोई मुगल नहीं है, कोई किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर यही बात उन्होंने अकबर या औरंगजेब के समय कही होती तो शायद उनका सिर कलम हो जाता या उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ता। लेकिन वर्तमान में या उस समय तक, तत्कालीन समय तक, जो औरंगजेब या मुगलों के उत्तराधिकारी थे वो इतने योग्य नहीं थे। तो देखो, उनको सब कुछ बना बनाया मिला है, लोलुप और विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं। अत्यंत निठल्ले कहें ना तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी कि सिर्फ अपने बाप दादाओं की बनाए हुए पैसे पर ऐश करना ही उनको आता था। राज्य की सुरक्षा या उस पर नियंत्रण में वो कुछ खास नहीं थे। और दूसरी बात, उस समय के अमीर से तो आप समझेंगे पैसे वाले लोग। देखिए बच्चों, शासन सिर्फ राजा नहीं चला रहा, उसके साथ कुछ अमीर लोग भी हैं जो उसको सलाह देंगे या उस पर कहेंगे कि भाई हमारा इतना काम चल रहा है आप पर। यानी कि अप्रत्यक्ष तौर पर राजा को कंट्रोल करने की, उसको नियंत्रित करने की कोशिश हमेशा अमीरों की रहेगी। तो बच्चों, जब इनके जो मुगल आजम हैं, इनके जो मुगलों के सुल्तान है, बादशाह हैं, वही जब योग्य नहीं है तो कैसे उम्मीद करेंगे कि अमीर है जो उनका साथ देंगे। अमीरों ने भी विरोध शुरू कर दिया, अमीर भी अपनी चलाने लगी। दूसरी बात कि देखिए, ऐसा तो था नहीं कि राजा के एक ही बच्चा होगा या औरंगजेब के मुगल के एक ही बच्चा होगा, तो किसको उत्तराधिकारी बनाया जाए। आमतौर पर हिंदू राजाओं में तो ये प्रथा थी कि जो सबसे बड़ा पुत्र था उसको सामान्यतः उत्तराधिकारी बनाया जाता था। लेकिन ऐसा मुसलमानों के या मुगलों के नहीं था। हालांकि बड़े पुत्र भी बनाए गए हैं, लेकिन ऐसा कोई परंपरा नहीं रही थी, कोई उत्तराधिकारी बनाने के कुछ स्पष्ट नियम तय नहीं थे। इसके कारण जो अमीर थे उन्होंने अपनी चलानी शुरू कर दी। उत्तराधिकारी नियम के कारण जो राजा थे, जो बादशाह थे वर्तमान के, वो केवल कठपुतली थे, नाम के राजा थे। चल किन की रही थी? अमीरों की। और जब अमीरों की चल रही हो ना तो राज्य में थोड़ी अव्यवस्था आ जाएगी, क्योंकि एक राजा कंट्रोल रखेगा तो उसका कंट्रोल, उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव लंबे एरिया में होगा, लोग उसकी मानेंगे। लेकिन अमीरों को हर कोई राजा नहीं मानता, ठीक है ना। एक कठपुतली को कोई राजा नहीं मानेगा, ठीक है बच्चों। यही काम हुआ और इसी में हम बात करेंगे औरंगजेब के पतन के बाद जो मुगल साम्राज्य था उसकी क्या दशा हुई थी। देखिए बच्चों, इसमें कुछ पेज है, जैसे कि 1739 में एक मुस्लिम का पश्चिम से आया था नादिर शाह, इसका आक्रमण हुआ था। और एक मुस्लिम था 1761 में जो आया था अब्दाली,
मोहम्मद शाह अब्दाली, ठीक है ना, इसका काफी प्रभाव था। देखिए बच्चों, इस समय तक जो मुगल साम्राज्य का शासन था वो था सैयद बंधुओं के पास, जिसके बारे में अपने पीछे पढ़ा था। सैयद बंधु थे, इन्हीं के साथ जो मराठा थे, है ना, पेशवा बाजीराव, उन्होंने संधियां की थी। यानी कि उस समय तक जो बादशाह था वो केवल नाम का था, कठपुतली था, एक खिलौना था। जो वास्तव में शासन कर रहे थे सैयद बंधु। लेकिन देखिए बच्चों, जब शासन की बागडोर इतने लोगों के पास हो तो वो अस्थायी हो जाएगा, ठीक है ना। यही हो रहा था वो मुगल साम्राज्य के साथ। तो बच्चों क्या हुआ कि 1857 आते आते जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, वो बिल्कुल उसका पतन हो चुका था। देखिए बच्चों, इस समय तक ना जो मुगल सत्ता थी उसके उसके बारे में जो आम लोगों की धारणा काफी बुरी हो चुकी थी। उनके हृदय से वो खत्म होते जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने इतना पाप किया था। औरंगजेब ने विशेष तौर पर इतनी महिलाओं को मारा, इतने बच्चों को मारा, छोटे छोटे बच्चों को मारा, जबरन लोगों के धर्म परिवर्तित करवाए गए, यानी कि काफी तांडव मचा रखा था। तो स्वाभाविक सी बात है कि मुगलों के प्रति जो उन समय के लोग थे उनका मोह भंग होना स्वाभाविक था, और मोह भंग हो भी गया। इसी क्रम में बच्चों अपने बात करें अगली बात कि मराठा। मराठाओं की बात आपने की थी। 18वीं शताब्दी पेशवा बाजीराव, इनकी बात की अपने। पेशवा बाजीराव जो थे 18वीं शताब्दी में, इनका और मुगलों का संघर्ष चला। तो मुगलों ने और इन्होंने मिलकर कुछ संधियां साइन की, कुछ हस्ताक्षर किए उस पर, यहाँ कुछ बातों पर राजी हुए। इसमें जो मराठा थे उन्होंने मुगलों को सैनिक सुरक्षा देने का वादा किया कि देखिए मुगल अब कमजोर पड़ चुके थे, युद्ध हार रहे थे। तो मराठाओं ने कहा कि हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन बदले में आपसे कर लेंगे, आपसे धन संपदा लेंगे, या कुछ आपके जीते हुए प्रदेशों पर हमारा अधिकार होगा। तो इस तरह से मुगलों और मराठाओं के बीच में कुछ संधि हुई। लेकिन इसी संधि के अंदर क्या हुआ, इसी दौरान नादिर शाह का हमला हुआ था। नादिर शाह ने काफी प्रदेशों को जीत लिया था, लेकिन बाद में उन्हीं प्रदेशों को बाद में जो मराठा थे या उस समय के लोग थे उन्होंने जीत लिया। यानी कि नादिर शाह के हमले के बाद जो जीते हुए प्रदेश थे उनको मराठाओं ने जीत लिया था, क्योंकि मराठाओं ने भरोसा दिया था मुगलों को उनकी सुरक्षा का। अब इसी क्रम में क्या हुआ कि मोहम्मद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान के थे वो आए भारत, उन्होंने किया हमला। बच्चों मोहम्मद शाह अब्दाली, इसके बारे में आपने कुछ पिछले दिनों में सुना भी होगा। इस पर एक फिल्म बनी थी जिसमें भारतीय सिनेमा में मोहम्मद शाह अब्दाली को अत्यंत क्रूर दिखाया गया था। अब दूसरी बात, इसमें एक पक्ष था। अफगानिस्तान में मोहम्मद शाह अब्दाली को काफी इज्जत दी जाती है, उसको भगवान तुल्य दर्जा प्राप्त है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर देखिए भारत की जो फिल्म है ना वो विश्व भर में बहुत से देशों में देखी जाती है, उनमें अफगानिस्तान भी एक है। तो अफगानिस्तान की सरकार ने भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखी, या अपने जो राजदूत है उनके माध्यम से भारत सरकार को अवगत करवाया कि यदि ये फिल्म अफगानिस्तान के लोग देखेंगे तो उनके अंदर कुछ गलत भावना जाएगी, क्योंकि वो मोहम्मद शाह अब्दाली को भगवान तुल्य मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान के विकास में बहुत योगदान दिया था। आज भी मोहम्मद शाह अब्दाली की बहुत बड़ा एक ना स्टैचू अफगानिस्तान में बना हुआ है। देखिए बच्चों, एक पक्ष का आतंकवादी दूसरे पक्ष के लिए क्रांतिकारी होता है, ठीक है ना। किसी भी समय देख लीजिए, चाहे कश्मीर देख लीजिए, कश्मीर में हम जिनको आतंकवादी कहते हैं, तो जहां से वो आ रहे हैं उनके लिए वो क्रांतिकारी हैं, उनके लिए अल्लाह का मैसेज लेकर निकले हैं। जो भी होकर फालतू की बात है, अल्लाह कभी किसी को मारने के लिए विवश नहीं करेगा। यही अगर हम इराक और ईरान में देखें, जो आईसिस है, इस्लामिक स्टेट है, जो आतंकवादी समूह है, वो दूसरों के लिए आतंकवादी हैं। जहां पर वो आतंक फैला रहे हैं वहां पर वो आतंकवादी हैं, लेकिन जिस पक्ष के लिए वो लड़ रहे हैं अपने लोगों में वो एक हीरो हैं, क्रांतिकारी हैं। इसी तरह अब्दाली थे। अब्दाली भारत के लिए बिल्कुल एक लुटेरे थे, उन्होंने भारत को लूटा, भारत को नष्ट किया। हम उन्हें बुरी नजर से देखते हैं, ऐसा इतिहास में लिखा है। लेकिन उस पक्ष के लोग, अफगानिस्तान के लोग उनकी पूजा करते हैं। तो
इसमें टकराव तय है। ठीक है, तो यही काम हुआ। अब्दाली उस समय भारत में आया। पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया 14 जनवरी 1761 में। 14 जनवरी 1760 में। बच्चों ये युद्ध किसके बीच लड़ा गया? स्वाभाविक सी बात है, देखो उन्होंने हमला तो किन पर किया था? बिल्कुल मुगलों पर किया था, लेकिन मुगलों की रक्षा की जिम्मेवारी किनकी थी? मराठाओं की। तो सीधे तौर पर बात है कि मराठा और जो अब्दाली थे उनकी सेना भिड़ गई थी। तो अब्दाली इसमें थोड़ा सा स्ट्रांग निकला। शुरुआत में जो मराठा थे वो जीतने लगे थे, लेकिन बाद में अब्दाली जीत गया और उन्होंने लंबे एरिया में भारत पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद मराठा भी आपस में बंट गए। ठीक है ना, मराठा आपस में बंट गए। हालांकि वो पहले बहुत तकड़े थे, लेकिन जब वो बंट गए तो उनको हराना आसान था। अंग्रेज आए और उनको फूट डालकर बारी बारी से हरा दिया और अपना प्रभुत्व यहाँ पर स्थापित किया। अब इसके बाद अपने बात करेंगे बच्चों अवध की। अवध आप जानते होंगे यूपी का एरिया है, अयोध्या का एरिया है ना, उसे अवध कहते हैं। तो अवध, तो जो अवध में क्या हुआ था? अवध की बात करें तो 1728 में सादत खां यानी कि मीर मोहम्मद अमीन वहां के सूबेदार बने। सादत खां यहां कहते हैं मीर मोहम्मद शाह। ठीक है ना, और तारीख थी 1728 का साल था इसमें। ठीक है ना। इसके बाद बच्चों क्या हुआ? सादत खान के बाद उन्होंने 1739 में अपनी आत्महत्या कर ली। ठीक है ना, 1739 में आत्महत्या करने के बाद उनके विरासत, उनकी इस पूरी जंजीर को, पूरी उनकी ये प्रोस्पेरिटी थी उसको संभाला उन्हीं के एक भतीजे सफदरजंग ने। सफदरजंग उनका भतीजा था, संभाला और वो अवध का नवाब बन गया था। ठीक है, देखिए जो सादत खान था ना, ये पहले मुगल साम्राज्य के नीचे था। ठीक है ना, मुगल साम्राज्य के अधीन थे, लेकिन इसने थोड़ी सी दादागिरी की और अलग हो गया। देखिए मुगल साम्राज्य का बुरा दौर चल रहा था, तो इसको दमन करने की उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी और ताकत भी नहीं थी। तो इनके बाद इनका भतीजा सफदरजंग बना था नवाब अवध का, लेकिन ये मुगल साम्राज्य में गया और वहां का वजीर बन गया। तो ये वजीर भी रहा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों बात आई इसी के पुत्र शुजाउद्दौला की। शुजाउद्दौला जो था वो इसके बाद नवाब बना। ओके, शुजाउद्दौला था बच्चों, इसका और अंग्रेजों का युद्ध हो गया। अब दोनों का युद्ध हुआ, कब युद्ध हुआ? 1764 में बक्सर में इनका युद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, बक्सर एक जगह है, वहां पर युद्ध हो गया अंग्रेजों के बीच में और इनके बीच में। देखिए बच्चों एक बात है कि जो अंग्रेज सेना थी वो काफी अनुशासित थी, लेकिन जो भारतीय सेनाएं थी वो अनुशासन में उनकी कमी थी, इसलिए हर बार अंग्रेज कहीं ना कहीं जीत जाते थे। ठीक है ना, ये भी हुआ, जीत गए। अब बच्चों अंग्रेज किस लिए आए थे? शुरुआत में आए थे व्यापार करने के लिए या ऐसा दिखाने के लिए। वास्तव में उनकी नजर थी भारत के प्रभुत्व पर, यहाँ के संसाधनों पर। तो इसके लिए उन्होंने यहाँ के राजाओं को फूट डालकर हराना शुरू किया। ऐसा ये था, इनको हरा दिया गया, अवध पर अब उनका हमला हो गया। लेकिन अवध इतना बड़ा, इतने लोग, वहां की इतनी भौगोलिक स्थितियां, वहां के पटवारी, तहसीलदार, जो भी, इतनी चीजों को कैसे समझेंगे, उनको कैसे टैकल करेंगे, कैसे उनको हैंडल करेंगे? तो इन्हीं को राजा बनने, इन्हीं को नवाब बने रहना दिया, लेकिन उनके साथ एक संधि कर दी, जिसे कहते हैं इलाहाबाद की संधि। देखिए बच्चों सीधे तौर पर अंग्रेज यहाँ पर शासन नहीं कर सकते, क्योंकि वो यहाँ के जो छोटी छोटी परिस्थितियां हैं उनके बारे में इतना नहीं जानते। ठीक है ना, वो अभी तक नए नए आए हैं, हालांकि उनको आए कुछ 100 साल हो गए, लेकिन
अभी भी वो यहाँ की कुछ बारीक परिस्थितियों को हैंडल करने के योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ की भाषा एक समस्या है। अगर अपने अधिकारियों को यहाँ पर लगा दें तो टैकल कैसे करेंगे, ठीक है ना। फिर हो सकता है कि कुछ समय बाद विरोध हो जाए। तो एक बार उन्होंने उन्हीं के साथ संधि करके कुछ रुपए लेना तय कर लिया, और वही बात कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। अभी तक खैर ऐसा नहीं था, कोई सुरक्षा की बात नहीं हुई, लेकिन हाँ कुछ रुपयों का, कुछ कर का लेन देन तय हो गया कि आप हमें साल के या महीने के इतने रुपए दोगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों 1801 में वेलेजली ने किन के साथ एक सहायक संधि, 1801 वेलेजली सहायक संधि। बच्चों हम राजस्थान में भी पढ़ेंगे 1818 की सहायक संधियां। तो ये 19वीं शताब्दी थी, यानी कि उसका शुरुआत 1800 से लेकर 1820-25 तक का समय। इस समय में ना बहुत सी सहायक संधियां हुई थी। सहायक संधियां मुख्यतः थी कि जो अंग्रेज थे वो भारतीय जो लोग थे, भारतीय शासक थे, उनको सुरक्षा का वादा दे रहे थे और बदले में कुछ उनसे पैसा, कुछ धन या कुछ अधिकार ले रहे थे। ये थी सहायक संधियां। यानी कि इन सहायक संधियों के कारण अंग्रेजों ने अपनी सेनाएं खड़ी कर दी। हुआ क्या, जब अंग्रेजों की अपनी सेनाएं खड़ी होगी, उन सेनाओं में जो बड़े कमांडर थे, जो बड़े अधिकारी थे, वो तो थे अंग्रेज। छोटे जो लोग थे उसमें जो सिपाही थे, सूबेदार थे, वो थे भारतीय। तो भारत के लोगों को अपनी सेना में भरना शुरू कर दिया। अब सुरक्षा का वादा ले लिया इनसे, किनसे, अंग्रेजों से। किन्होंने, अरब जो अवध के लोगों ने, ये भारतीय बहुत से लोगों ने सुरक्षा का वादा ले लिया, सहायक संधियां की। उसके तहत सारी सेना किनके पास है, अंग्रेजों के पास। उनके पास इसके लिए धन है, उसके लिए पैसे ले रहे हैं। अब उनको सेना का दे रखा काम, तो अपनी सेना उनकी कमजोर हो गई, लड़ना भूल गई या प्रैक्टिस नहीं की या उसके लिए पर्याप्त धन नहीं था। तो इसके कारण राज्य कमजोर होने लगे। अब राज्य जो अब इतना कमजोर हो गया कि खुद राजा का उस पर नियंत्रण नहीं रहा, नियंत्रण करने के लिए उसके पास अच्छी सेना नहीं है। तो इस व्यवस्थाओं का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को अच्छी तरह से कुचलकर, उनका दमन करके उनके पूरे राज्य पर अधिकार कर लिया। और यही हुआ अवध के साथ। 1801 में की गई जो संधि थी, सहायक संधि, उसके इतने दुष्परिणाम निकले कि 1856 में लॉर्ड डलहौजी, जिसके नाम पर एक हिमाचल में जगह है ना डलहौजी, बड़ी मशहूर है, वो बनी हुई है। तो डलहौजी ने वहां पर पूरा अधिकार करके उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। 1856 डलहौजी। इस तरह अवध का खेल खत्म। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों अपने बात करेंगे बंगाल। ठीक है ना, बंगाल में क्या हालात चल रहे थे। बंगाल बच्चों कहां पर है, बच्चों आपको मालूम होगा, बंगाल भारत के लगभग पूर्वी हिस्से में स्थित है। उस समय में पूर्व से मध्य की ओर था, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि लगभग पूर्वी हिस्से में स्थित है। बंगाल बच्चों क्या था, बंगाल आज का पश्चिम बंगाल प्लस बांग्लादेश, इसको बंगाल कहते थे। और इसमें कुछ उड़ीसा का हिस्सा भी था, बिहार का हिस्सा भी था, यानी कि काफी लंबे चौड़े एरिया में बंगाल फैला था। यहाँ पर नदियां थी, उपजाऊ मैदान थे, यानी कि अच्छी खासी आय का स्रोत था बंगाल। अब जब मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा तो वहां के एक थे मुर्शीद कुली, ठीक है, बंगाल के। मुर्शीद कुली। अब मुर्शीद कुली भाई साहब ने स्वयं को कर दिया स्वतंत्र कि मैं ही यहाँ का राजा हूं। इससे बच्चों क्या हुआ कि वहां पर कुछ अव्यवस्थाएं आ गई, मुगलों का प्रभाव कम होने लग गया। मुर्शीद कुली के बाद में उसका दामाद 1727 के साल में शजाउद्दीन नाम जिसका था, वो वहां का नवाब या सुल्तान जो भी कहीं बन गया। 1727 जो उसका नवाब दामाद था, उसकी पुत्री का पति था शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन भाई साहब, उनके बाद उनका एक अधिकारी था अली वर्दी। अली वर्दी ने शुजाउद्दीन के यहाँ विरोध कर दिया, उसको मार दिया, जो भी कुछ किया। उसके बाद अली वर्दी बन गया वहां का सुल्तान, और उसके बाद उन्होंने मुगल सम्राट से इसकी मान्यता ले ली, यानी कि पूरा अपने आप को वेरीफाई करा लिया। ये नहीं कि मैं उनका अधिकारी मार दिया तो मुझको अपदस्थ करके कोई और आ जाएगा। तो उसके बाद उनका एक अधिकारी जिसका नाम था अली वर्दी, वो बन गया
नवाब, और मुगलों से मान्यता भी ले ली। मुगल मान्यता देंगे भाई, इसने तो विरोध कर दिया था, ठीक है ना। इस तरह की स्थिति थी। और उसके बाद आया उसका पुत्र सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ये बना नवाब। लेकिन बच्चों ये बन तो गया, अंग्रेजों का समय था, अंग्रेजों से इसकी मित्रता भी थी, लेकिन अंग्रेज स्थिति को भाप गए। उन्होंने देखा कि अगर ये अपने राज्य की किलाबंदी कर लेगा, यानी कि किलों में सामान रखना, स्टोर रखना, कि अगर हम कभी इस पर हमला करें तो ये हम पर भारी पड़ेगा, तो अंग्रेजों ने इसके राज्य की किलेबंदी करने की मंजूरी खत्म कर दी है, उसको मंजूरी नहीं दी। यानी कि सिराजुद्दौला जो था वो किलेबंदी नहीं कर पाया। और इसी के बाद एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं जून 1757 का प्लासी का युद्ध। बच्चों काफी महत्वपूर्ण युद्ध है, क्योंकि इस युद्ध के बाद अंग्रेज पहली बार भारत के एक बड़े भूभाग पर अपना कब्जा कायम करने में सफल रहे थे। बहुत बड़ा था बंगाल, भारत की बहुत बड़ी आबादी और बहुत बड़ी धन संपदा पर कब्जा करने वाला था। बच्चों इसका जो परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि इसके बाद अंग्रेजों के पास एक ताकत आ गई, एक बड़ी शक्ति आ गई। अब वो किसी को भी हरा सकते थे, क्योंकि उनके पास बंगाल था, बंगाल जिसमें संसाधनों की कोई कमी नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि भारत लगभग 200 साल गुलाम रहा, यानी 190 साल। 190 कैसे? 1757 से लेकर 1947, यानी कि 190 वर्ष। प्लासी का युद्ध भारत की आजादी के लिए एक निर्णायक मोड़ था, यानी भारत की आजादी खत्म होने के लिए, भारत की गुलामी के लिए। ठीक है बच्चों, अब अंग्रेज कुछ स्ट्रांग हो चुके हैं। अब हम जाएंगे दक्षिण भारत में मैसूर की तरफ। मैसूर जो आज का कर्नाटक का हिस्सा है, लेकिन ये कर्नाटक नहीं था मैसूर उस समय, कर्नाटक का दक्षिणी भाग, कुछ तमिलनाडु का भाग भी था इसमें, कुछ और आसपास का क्षेत्र था, इसे कहते थे मैसूर। बच्चों मैसूर में एक आए 1761 में हैदर अली। हैदर अली ने अपना प्रभाव उस क्षेत्र में बढ़ाना शुरू कर दिया था। हैदर अली इसके बाद 1766 में वहां के सुल्तान की जगह खुद सुल्तान बने, यानी कि 1761 में आने वाले हैदर अली 1766 में बन गए वहां के सुल्तान, वहां के मैसूर की। और उनके बाद बना उनका पुत्र टीपू सुल्तान शासक। टीपू सुल्तान, काफी फिल्में हैं इन पर, काफी नाटक भी चलते रहे हैं, टीवी सीरियल्स चलते रहे हैं। अंग्रेजों से हमेशा इन्होंने दो दो हाथ किए और अंग्रेजों की नाक में हमेशा इन्होंने दम कर रखा था। काफी बेहतरीन थे ये, ठीक है ना, काफी उनके साथ युद्ध भी किए। जब जनाब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, उसके बाद उस क्षेत्र में भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। बात होगी इसके बाद जाट राज्य की। जाट, देखिए बच्चों, हर राज्य जातीय आधारित पर था, ये भी जातीय आधारित है। जातीय आधारित पर कुछ उस समय एकता देखने को मिलती थी, हालांकि इससे अलगाव भाव की भावना आज के समय में प्रेरित हो सकती है, लेकिन उस समय के लिए एक मुख्य चारा था भारत की आजादी के लिए, अपने दबदबे को कायम करने के लिए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसकी गलत नीतियों से या उसकी धार्मिक नीतियों से आहत हो चुके लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया था। औरंगजेब को बिल्कुल लोग पसंद नहीं करते थे। औरंगजेब के मरने के बाद दो व्यक्ति, राजाराम और चूड़ामन, इन्होंने जबरदस्त प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। प्रतिरोध किया, आज का जो भरतपुर है इस क्षेत्र में अपने दबदबे को कायम करने में सफल रहे। चूड़ामन के बाद उनका भतीजा बदन सिंह आया
जो कि पहली बार कोई जाट शासक बना। ठीक है बच्चों, जो जाट साम्राज्य की बात करें, ये था आज का जो भरतपुर, अलवर, धौलपुर एरिया है ना, इसको जाट साम्राज्य कहते थे। ठीक है ना, जाटों का गढ़ ये था, मुख्यतः भरतपुर और धौलपुर। ठीक है ना। इसके बाद बदन सिंह के बाद इन्हीं का पुत्र आया सूरजमल, महाराजा सूरजमल। सूरजमल ऐसा दबदबा, ऐसा खौफ कि आज भी उनकी वीर गाथाएं, उनसे जुड़े हुए किस्से कहानियां राजस्थान में सुने और सुनाए जाते हैं। राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र भरतपुर, कुम्हेर, डीग, अलवर, इन सभी क्षेत्रों पर अपने आप को काबिज करने में सफल रहे थे महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल जिनके बारे में अनेक ख्यातियां प्रसिद्ध हैं, अनेक लेखकों ने, अनेक वीर कवियों ने इनके बारे में बहुत सहज तरीके से इनकी बहादुरी के बारे में हमें बताया है। अब बात करेंगे 1722 के साल की सोगर एक जागीर थी, वहां पर थे खेमकरण। ठीक है ना, 1732 की बात है ये, सोगर जागीर थी जो खेमकरण। अब खेमकरण थोड़ी सी ना आंख दिखा रहे थे। आंख किनको दिखा रहे थे? सूरजमल या उनके साम्राज्य को। तो आंख जो दिखा रहे थे, उस आंख को नष्ट किया गया। उसके बाद सूरजमल महाराज वहां पर काबिज हो गए। 1745 मुगल रुहेल, ये बड़े ही ना इनके आगे इन्होंने दमन चक्र चला रखा था। तो मुगलों के सम्राट थे उस समय मोहम्मद शाह, 1745 में। मुगल थे मोहम्मद शाह, और साथ में थे रुहेल थे रुहेलखंड के, यूपी में है ना। इन्होंने दमन चक्र चलाया, लेकिन महाराजा सूरजमल वीर इनको हरा दिया। 1752 अलवर पर अपना कब्जा किया गया। इसके बाद 1754 मुगल मराठा, इनके लिए बड़े ये शत्रु थे। देखिए बच्चों, मुगलों और मराठाओं के बीच संधियां हुई थी आपने, और हमने इसके बारे में पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। उनकी रक्षा का वादा दिया था, मुगलों की रक्षा का वादा मराठाओं ने, पेशवा के बाजीराव थे। ठीक है, तो वहां पर इन्होंने संधियां की थी। तो क्या था बच्चों की, उस समय कुम्हेर पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। उन दोनों को खदेड़ दिया, किनको? मुगलों और मराठाओं के। इतने बहादुर थे ये। इसके बाद बच्चों पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत के तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ था? ये हुआ था मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। बुरी तरह से मराठा हार गए थे, और हारे हुए मराठाओं में थे सदाशिवराव भाऊ। उनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उनके सैनिकों को पनाह किसने दी? महाराजा सूरजमल ने। लगभग 1 लाख सैनिकों को भोजन, उनके वस्त्रों का प्रबंध किया गया, उनको सुरक्षा दी गई, ये जानते हुए कि इसके कारण अगला शिकार मोहम्मद शाह अब्दाली की कोप का अगला शिकार मैं होऊंगा। लेकिन अपनी तटस्थ नीति, अपने नेक इरादों और अपने शौर्य के बल पर महाराजा सूरजमल इसमें कामयाब रहे। उन्होंने शरण दी, जो दुखी होकर लोग आए थे उनको, ठीक है ना, अपने यहाँ पर रखा, उनको खाना खिलाया, भोजन कराया और कपड़े भी दिए। ये थी उनकी नीति, उनकी साहस, उनका शौर्य, उनका धैर्य। जो भी कह दे, अगर इनकी तारीफ में जितने भी शब्द लिख दें वो कम पड़ेंगे। वास्तव में राजस्थान के गौरव, भारत के गौरव थे महाराजा सूरजमल। इसके बाद तारीख आई 25 दिसंबर और साल था 1763 का। क्या हुआ था इस दिन? इस दिन हुआ था हिंडन नदी पर लगभग 6000 घुड़सवारों के साथ महाराजा सूरजमल ने मुगलों का पीछा किया और उनको खदेड़ दिया। यानी कि कहीं ना कहीं अब हर लोग, हर तरफ से लोहा माना जाने लगा था महाराजा सूरजमल को। इसी अवधि के दौरान उन्होंने भरतपुर के प्रसिद्ध दुर्ग का निर्माण भी करवाया। आज भी वहीं पर है, चारों ओर खाई खुदी है, बेहद बहुत सुंदर दुर्ग है, बहुत अच्छा दुर्ग है। इसके बाद 1763 का साल, काफी बुरा साल, महाराजा सूरजमल का निधन हो गया।
काफी ख्याति थी, इतनी ख्याति कि जाटों का प्लेटो भी इन्हें कहा गया। जाटों का प्लेटो। ओके बच्चों, इसी के साथ साथ बच्चों आप आगे बात करेंगे सिख साम्राज्य की, ठीक है ना। लेकिन ये सब सिख, रुहेलखंड, राजपूत, पानीपत, इनके बारे में हम बात करेंगे कुछ अगले चैप्टर में। तब तक आप इसको बुक में से पढ़िए और अच्छी तरह से याद कीजिए। धन्यवाद।